हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रुति राय और आप सभी का वेलकम करती हूं हमारे आज के इस सेशन में, जो कि है हाउ टू ट्रेड आईपीओस। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्केट में आईपीओस की बहार चल रही है और मार्केट स्टॉक एक्सचेंज को कैसे हिट कर रहे हैं। तो इसी को डिस्कस करने के लिए कि आप इस आईपीओस को कैसे ट्रेड करें और आप कैसे अच्छा प्रॉफिट अचीव करें, हमारे सीनियर रिसर्च एनालिस्ट मिशांशु जैन हमारे साथ हैं, जो कि इस पर डिस्कस करेंगे कि आपको इस आईपीओ को कैसे ट्रेड करना चाहिए और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन का। अब मैं वेलकम करती हूँ हमारे सीनियर रिसर्च एनालिस्ट मिशांशु जैन का, जिनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है मार्केट में। सो सर, आई वेलकम टू यू एंड ओवर टू यू। थैंक यू श्रुति। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑफ लेट ये क्वेश्चन काफी बार आता हुआ दिखा है कि इस आईपीओ को कैसे ट्रेड करना है या इस आईपीओ का क्या करना है, और पिछले 2 साल में जिस हिसाब से आईपीओ की भरमार आई है, ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जा रहा है। तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं कि आईपीओ को कैसे ट्रेड किया जाता है, या आईपीओ आता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सन था 2001 और मॉर्गन स्टैनली के पास 22 फ्लोर थे ट्विन टावर्स में, जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी कहते हैं, जो कंटिन्यूस 22 फ्लोर इनके पास थे। 72nd फ्लोर तक जो हाईएस्ट गया था। और इनके जो हेड ऑफ सिक्योरिटी थे वो रिक रेस्कोला थे, जो वॉर वेटरन थे। वियतनाम वॉर में इनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस था। प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी के बारे में ये एक एक्सपर्ट एडवाइजर थे और मॉर्गन स्टैनली ने इनको सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ था। तो इनकी एक बहुत बड़ी फिलॉसफी थी जो इनने वियतनाम वॉर से सीखा था कि प्लानिंग एंड प्रिपरेशन दो एक ऐसी चीज है जिनके बिना एक ही चीज की गारंटी होती है, वो है फेलियर की। तो प्रिपरेशन में ये बहुत मानते थे और इनको बहुत हद तक ये अंदाजा था, क्योंकि एक मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग है और टेररिस्ट अटैक इस पे होने की संभावना कभी ना कभी बनी रहेगी, क्योंकि एक सिंबलाइज करता है ये अमेरिका की ग्रोथ को। तो एक टेररिस्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई थी। तो इन्होंने प्रिपेयर करके रखा था, एक मॉक ड्रिल्स कराते थे कि किस तरह से अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है या किसी तरह की इमरजेंसी आती है तो एवैक्यूएशन कैसे करना है। हर महीने एक बार ये जो है पूरे जो स्टाफ रहता था उसको एक मॉक ड्रिल कराते थे कि 72nd फ्लोर से अगर एवैक्यूएशन चालू होता है तो किस तरह से पूरे स्टाफ को और जो विजिटर्स आते हैं उनको किस तरीके से आराम से बिना पैनिक किए पूरी बिल्डिंग से एवैक्यूएट कराना है। और ये मॉक ड्रिल नियरली 3 साल तक चलती थी। किसी भी एम्प्लॉय को ये पसंद नहीं आता था। जो विजिटर्स मॉक ड्रिल के दिन वहां पे पहुंचते थे उनको भी उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता था। किसी को पसंद नहीं आता था, ये बहुत रिग्रेस टास्क था, बट उन्होंने इसको काफी केयरफुली प्लान करके और इस तरह से प्रिपेयर किया था कि अगर पैनिक बटन हिट होती है तो 15 से 25 मिनट के अंदर 72वें फ्लोर से पूरे स्टाफ को एवैक्यूएट करा के ये बाहर ला सकते थे। लगभग 8:45 का समय था दिन का, और पहली जो फ्लाइट थी उसने नॉर्थ टावर को हिट किया था। रिक ने जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी और गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात की कि कोई पैनिक की सिचुएशन तो नहीं है, तो सभी का यही जवाब था कि कोई ऐसी पैनिक की सिचुएशन नहीं है, सब चीज नॉर्मल है और साउथ टावर में जो भी है वो वहीं बने रहे, बिजनेस एज यूजुअल। नॉर्थ टावर में प्लेन हिट किया है, वहां पे एवैक्यूएशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बट रिक का मानना कुछ अलग था और उन्होंने तुरंत अपनी टीम से कहा कि हम जो भी सिक्योरिटी रीजंस हैं हम बिल्डिंग को एवैक्यूएट करेंगे और इमीडिएटली करेंगे। तो 9:02 पे रिक ने ये डिसाइड किया कि हम एवैक्यूएशन प्रोसेस जो है अब इसको स्टार्ट करेंगे। और लगभग 9:35 तक जब तक सेकेंड फ्लाइट हिट की थी तब तक ये हाफ वे थ्रू द बिल्डिंग थे, ये आधे फ्लोर तक नीचे आ चुके थे। और जब सेकेंड फ्लाइट हिट की तो सारी लाइट्स बंद हो गई और दीवार से छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगे, बिल्डिंग हिलने लगी, और एकदम से जब लाइट बंद हुई तो सब पैनिक करने लगे। और कुछ इस तरह का पैनिक हो सकता है इस चीज की भी प्रिपरेशन थी, और रिक ने अपने फायर वार्डन्स को ये इंस्ट्रक्ट करके रखा था और मॉक ड्रिल्स में स्पेशली इस चीज की ट्रेनिंग दे रखी थी कि अगर इस तरह की कोई पैनिक सिचुएशन होती है जहाँ लाइट्स पूरी बंद हो जाती हैं या बिल्डिंग हिलने लगती है तो किस तरह से सारी जो एम्प्लॉयज हैं उनका एवैक्यूएशन होगा। तो उन्होंने गाना गाना स्टार्ट किया कि लोग थोड़े से मोटिवेट हों और शांत रहें और धीरे धीरे करके एवैक्यूएशन प्रोसेस चलता रहे। तो 9:35 से 9:45 जो मोस्ट पैनिक का टाइम था, वहां पे फायर वार्डन्स ने बहुत आराम से काम करते हुए 9:45 तक पूरी बिल्डिंग से सभी लोगों को बाहर निकाल लिया। जब बाहर निकलने के बाद हेड काउंट स्टार्ट हुआ तो ये पता चला कि 20 लोग मिसिंग हैं। एक और चीज इस पूरे प्रिपरेशन में जो होती थी और जो लगभग उस दिन जब मॉक ड्रिल होती थी, जब भी विजिटर वापस जाते थे तो फीडबैक फॉर्म में रिक के लिए हमेशा एक कंप्लेन लिख के जाते थे कि ये तो एम्प्लॉयज की मॉक ड्रिल है, हमें क्यों कराई गई। रिक का हमेशा एक प्लान था कि
कोई भी विजिटर कहीं भी जा रहा है तो उसका लॉग इतना क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि किस फ्लोर में किसके पास किस टेबल पे वो विजिटर है, ताकि एवैक्यूएशन प्रोसेस में विजिटर्स को भी आराम से बाहर निकाला जा सके। तो जब हेड काउंट हुआ तो लगभग कुछ विजिटर्स और एम्प्लॉयज मिसिंग थे, जिसकी टोटल स्ट्रेंथ थी 20। तो वापस से बिल्डिंग में जब एंटर किए तो लास्ट इनको जब देखा गया था वो 10th फ्लोर पे था, और उसके बाद दोनों टावर्स कोलैप्स कर गए और एक पूरी टीम के साथ कभी बाहर नहीं आ पाए, वहीं पे शहीद हुए। बट जब बाहर वापस से हेड काउंट किया गया तो उन्होंने 2687 एम्प्लॉयज की और 250 विजिटर्स की लाइफ बचाई थी। रिक ने सालों इस चीज के लिए प्लान किया था, प्रिपेयर किया था, और अपनी टीम को उतना संभाल के रखा था और उतनी अच्छे से ट्रेनिंग दी थी कि पैनिक सिचुएशन हिट करने के 30 मिनट के अंदर 72वें फ्लोर से 2700 करीब एम्प्लॉयज और 250 करीब विजिटर्स बहुत आराम से बिना पैनिक किए वो बाहर लेके आ सके। अब ये चीज हमारी स्टोरी से कैसे जुड़ती है, इससे हमारे लिए क्या सीख मिलती है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते, इस महीने नहीं तो अगले महीने, इस साल नहीं तो अगले साल, कभी ना कभी आप अपने ट्रेडिंग करियर में आरकॉम या एडीएजी पैक, सुजलॉन या फॉर दैट मैटर लिस्ट एंडलेस है, आप इस तरह के शेयर कभी ना कभी तो खरीदेंगे जरूर। तो अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट, प्रिपरेशन एंड प्लानिंग ऑफ एवैक्यूएशन उस खराब स्टॉक को अपने ट्रेडिंग अकाउंट से, अपने पोर्टफोलियो से एवैक्यूएट करने की एक प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजी और उसको एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो इन दी एंड हमारे पोर्टफोलियो का हाल भी ट्विन टावर की तरह ही होगा। अब आते हैं आईपीओस पे। इसके साथ एक कोट ये जोड़ेंगे कि सर सलामत तो पगड़ी हजार। अगर आपका कैपिटल और आपका पोर्टफोलियो अगर बचा हुआ है तो फॉर श्योर इन दी एंड आप इस मार्केट में ना सिर्फ सर्वाइव करेंगे बल्कि थ्राइव भी करेंगे। तो अब आते हैं कंपनी का आईपीओ क्यों आता है, एक जर्नी क्या है पूरे आईपीओ की। कोई भी प्रमोटर है उसके दिमाग में पहले एक आइडिया आता है जिसको हम कहते हैं सीड आइडिया, उसके दिमाग में जन्म लेता है। उसके बाद वो बूट स्ट्रैपिंग के जरिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने पास जो पैसा होता है उसको लगा के कंपनी या उस आइडिया को एक स्टार्ट करता है। धीरे धीरे कंपनी बिल्ड होती है, टीम बनती है, फिर जब थोड़ी सी कंपनी बड़ी होती है और उसमें पैसे की जरूरत होती है उसको एक्सपैंड करने के लिए, तो इनिशियल नेसेंट फेजेस पे एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं। यानी पहले अभी तक घर का पैसा लगा था आपसी में, दोस्त का, परिवार का, अपना, अब बाहर से एक इन्वेस्टर आता है, एंजल इन्वेस्टर जिसको कहते हैं, जो बहुत नेसेंट स्टेज पे बहुत छोटी कैपिटल लेके आता है। उसके बाद जब और थोड़ी सी कंपनी बड़ी होती है तो कुछ टेक वेंचर कैपिटलिस्ट को बेचा जाता है, जो अगेन फंडिंग के साथ कुछ एक्सपर्टीज भी लेके आते हैं कि कंपनी को और किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए, या जो वर्किंग है उसको किस तरह से एक फ्लो में लेके आया जाए और इसको एक बड़े लेवल पे स्केल अप किया जाए कंपनी को। क्योंकि बूट स्ट्रैपिंग के लेवल से एंजल इन्वेस्टर के लेवल पे आने तक जो मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज होती हैं वो प्रोबेबली एग्जॉस्ट होने लगती हैं, और उसके बाद हमको नई कैपेबिलिटीज लगती हैं अगर कंपनी को स्केल करना है। अगर एक केस स्टडी आपको देखना है तो एक जोमेटो की केस स्टडी देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने कंपनी को बिल्ड किया था। वेंचर कैपिटलिस्ट के बाद सीरीज ऑफ फंडिंग होती है, जैसे रेगुलर वीसी सर्किल की वेबसाइट पे अगर आप देखें तो जोमेटो, स्विगी, ये सब सीरीज ए, बी, सी, डी, ई करके लगभग कई सीरीज में फंडिंग लेते हैं। तो उसके बाद जब वेंचर कैपिटलिस्ट के बाद थोड़ी और बड़ी होती है कंपनी तो वहां पे एंट्री होती है फंड हाउसेस की, और जिसमें म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, या पी इन्वेस्टर होता है, एचएनआई आते हैं। तो बहुत तरह के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं जहां और कंपनी ग्रो होती है, प्रोसेस और ज्यादा स्मूथ होते हैं। एक स्केल अप की जो साइज होती है, जो स्केल करने की, वो एक मल्टी टाइम्स ग्रो होती है। तो यहाँ से जो सीड एक प्रमोटर के या फाउंडर के दिमाग में आई थी, अब वो जाके एक बड़ा पेड़ की शक्ल ले चुकी है। और अब जब कंपनी या वो पेड़ अब जब फल देने वाला होता है, तब ये स्टेज पे आते हैं कि प्रमोटर्स हैं, उनने इतने साल मेहनत की है तो वो अपने आप को रिवॉर्ड देना चाहते हैं। जो एंजल इन्वेस्टर हैं जिनने पैसा लगाया था और अब उनका पैसा लगभग 8 से 10 गुना हो चुका है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट आए थे या जो सीरीज ऑफ फंड्स थे जो अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते थे, अब उनका भी टाइम है कि उनका पैसा 5 से 10 गुना ग्रो हो चुका है। तो अब वो कुछ पैसा कैश आउट करें और नई अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करें। तो अब एक इस स्टेज पे कंपनी आ चुकी है, या वो पेड़ इस स्टेज पे आ चुका है कि अब वो फल देना स्टार्ट करेगा, यानी अब उसमें से रेवेन्यू आना स्टार्ट होगी। अभी तक तो केवल पैसा जा रहा था कंपनी के अंदर।
इस स्टेज पे जाके जनरली कंपनियां आईपीओ लेके आती हैं, जहां पे ये जो नेसेंट स्टेज पे या इनिशियल स्टेज पे जो इन्वेस्टर्स ने एंटर किया था, जिनने पैसा लगाया था, अब उनका पैसा 5 से 10 गुना या मल्टी फोल्ड ग्रो हो चुका है, तो अब वो कैश आउट करना चाहते हैं कुछ होल्डिंग्स, ताकि अपनी कैपिटल निकाल सकें और नई चीजों में इन्वेस्ट कर सकें। तो इस जगह पे जाके जो एक कंपनी आईपीओ प्लान करती है और रिटेल इन्वेस्टर को अंदर लेके आते हैं और इन प्लेयर्स को एग्जिट मिलती है। अब प्रॉब्लम कहां जाके आती है कि ये प्लेयर्स जो हैं, ये अपनी 100% होल्डिंग कभी ऑफलोड नहीं करते हैं। प्रमोटर अगर ऑफलोड, जितने भी आईपीओ आए होंगे आपने देखा होगा कि प्रमोटर ने बहुत कम अपना हिस्सा ऑफलोड किया है, और जो इन्वेस्टर्स थे, जो पुराने इन्वेस्टर्स थे, उनमें से लेस देन 10% ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली एग्जिट लेते हैं, बाकी 90% ऐसे होते हैं जो एक छोटा सा अपना हिस्सा कंपनी में बेचते हैं। और क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है, इसलिए वैल्यूएशन आप अपने हिसाब से या बुक बिल्डिंग प्रोसेस के हिसाब से डिसाइड करते हैं, लेकिन जब मार्केट में आपका शेयर हिट करता है तो मार्केट उसकी वैल्यूएशन एक अलग तरीके से देता है। हो सकता है कि आप अपनी कंपनी की वैल्यूएशन को बहुत कम आंके हुए हैं और मार्केट के हिसाब से वो बहुत ज्यादा वैल्यूड कंपनी है, या आपने अपनी कंपनी को बहुत ज्यादा वैल्यूएशन दे रखी है और मार्केट इतनी वैल्यूएशन देने के लिए नहीं तैयार है। रिसेंटली जो आईपीओ आए हैं, बर्गर किंग का आया है या नाइका का आया है, कंपनी ने अपने आप को बहुत कम वैल्यूएशन पे स्टेक सेल किया था, मार्केट के हिसाब से उसका वैल्यूएशन कुछ और था। तो इसको कहते हैं प्राइस डिस्कवरी फेज, कि जब आईपीओ मार्केट हिट करते हैं और लिस्टिंग होती है, और लिस्टिंग के बाद जब शेयर ट्रेड होने आते हैं मार्केट में, तो मार्केट ये डिसाइड करता है कि इस कंपनी को क्या वैल्यूएशन देते हैं। तो वहां पे कोई भी बायस नहीं रह जाता है, किसी भी तरह के मैट्रिक्स काम नहीं करते हैं। ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है कि अब मार्केट में आ गया है स्टॉक ट्रेड होने, और अब जो कलेक्टिव जो ग्रुप है ट्रेड करता है उसको, जैसे एक कोट है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। तो जो भी नोन अननोन जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में है, कलेक्टिवली जो लोगों का वैल्यूएशन है, वो जाके उस प्राइस में ट्रेड होता है। और उसके बाद अब जो इन्वेस्टर्स थे, जो नेसेंट स्टेज में आए थे, अभी भी उनके पास होल्डिंग है, और अगर उनको ऐसा लगता है कि बहुत कम वैल्यूएशन पे आका था और थोड़ा सा स्टेक बेचा था, अब मार्केट ने उसके वैल्यूएशंस को बहुत, उससे जिस वैल्यूएशन पे हमने उस कंपनी को आका था उससे कई गुना ज्यादा मार्केट उसको वैल्यू दे रहा है, तो हम कुछ और चीज ऑफलोड करते हैं। अब आईपीओ के पूरे प्रोसेस में एंकर इन्वेस्टर आते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि ये आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो। अब ये आईपीओ की निटिग्रिटी होती है जो जनरली पब्लिक को नहीं पता होती है, कि एचएनआई कोटा अलग होता है, उसमें एंकर इन्वेस्टर्स दोनों में आते हैं कि एटलीस्ट पूरी तरह से इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकें, और उसके बाद फिर रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं। तो ये एंकर इन्वेस्टर्स के पास भी एक लॉक इन का समय होता है, जो लिस्टिंग के कुछ समय बाद उनको अपना बेच के पैसा खाली करना होता है। तो आईपीओ लिस्टिंग के बाद से लगभग 1 से 1.5 महीने में इन सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अलग अलग कैटेगरीज में आप डिफाइन कर सकते हैं, बट मैं एक ही कैटेगरी में डालूंगा, नेसेंट स्टेज में जो इन्वेस्टर्स आए थे और जो प्री आईपीओ प्लेसमेंट्स हुए थे, इन सबको अगर वैल्यूएशन इनके हिसाब से जो थी और मार्केट के हिसाब से जो थी उसमें एक बड़ा गैप है और वो पॉजिटिव साइड में, तो ये कुछ और स्टॉक ऑफलोड करते हैं। इसलिए अगर आप मॉर्निंग वेबिनार्स देखते होंगे तो जब भी आईपीओ लिस्टिंग की बात आती है तो हम ये रेगुलरली डिस्कस करते हैं कि किसी भी आईपीओ को ट्रेड करने का एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, और ये टेम्पलेट कोई 1-2 दिन या 1-2 कंपनी की रिसर्च से नहीं आया। ये डाउ जोन्स पे या अमेरिका से लेके डेवलप्ड मार्केट, डेवलपिंग मार्केट और इमर्जिंग मार्केट, तीनों में पिछले 100 साल में जितने भी आईपीओ लिस्ट हुए हैं उनकी एक स्टडी की गई है कि आईपीओ के बाद से क्या क्या किस तरह के पैटर्न्स निकल के आते हैं और आईपीओ को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। क्योंकि चार्टिकली ट्रेड करने के लिए आपको कम से कम 6 महीने की प्राइस हिस्ट्री की जरूरत होती है, और आईपीओ आज ही लिस्ट हो रहे हैं तो आपके पास कोई प्राइस हिस्ट्री नहीं है। इसलिए ये एक रिसर्च की गई थी कि आईपीओ को किस तरह से ट्रेड किया जाए। तो उसमें जो एक मेजोरिटी ऑफ द चीज निकल के आई थी, 85% आईपीओ में ये चीज कॉमन थी, 15% अगेन यूनिकॉर्न्स थे या जिनने ट्रेंड को बक किया था, बट 85% ऑफ द आईपीओ में जो कॉमन चीज निकल के आई थी वो ये थी कि लिस्टिंग के पहले दिन से 5वें दिन के अंदर जो पीक बनना होता है, जो मोमेंटम पीक बनता है वो बन जाता है। उसके बाद से 4 से 8 हफ्ते तक एक आईपीओ का बेस बनता है, और आईपीओ का बेस बनने के बाद अगर आईपीओ बेस ब्रेकआउट होता है तब फिर वो आईपीओ एक रिटर्न देने लायक या आगे लॉन्ग टर्म होल्ड करने लायक होता है। अगर इसको वापस से उस ट्री के एनालॉजी से समझें तो प्रमोटर या इन्वेस्टर ने उस स्टेज पे आके उस पेड़ का हिस्सा बेचा था जब ये फल देने वाला था, तो पहली जो हार्वेस्ट आती है वो तो सबने कैश आउट कर ली। अब नेक्स्ट टाइम अगले सीजन में
ये पेड़ जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, और रहेगा तो ये फल देगा या नहीं देगा, ये तो तब पता चलेगा जब अगला हार्वेस्टिंग सीजन आएगा। और अगर हम आईपीओ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये जो अगला हार्वेस्टिंग सीजन है वो आईपीओ के पहले 4 से 8 हफ्ते में जो हाईएस्ट हाई बनता है, ये उस पे लाइन अगर मार्क करें तो ये वो होता है, उसको अगर स्टॉक क्रॉस करता है तब जाके आईपीओस में आपको ट्रेड करना चाहिए। तो एक अगर स्टैंडर्ड टेम्पलेट हम बनाए कि आईपीओस को किस तरह से ट्रेड करना है पोस्ट लिस्टिंग, पहले से 5वें दिन के अंदर जो भी मोमेंटम मिल रहा है, जो भी लिस्टिंग गेन्स मिल रही है, आप उसको बुक करेंगे। अगले 4 से 8 हफ्ते वेट करेंगे कि आईपीओ के बेस का ब्रेकआउट हो। अगर होता है तो फिर हम उस आईपीओ में इंटरेस्ट लेंगे, और नहीं होता है तब फिर हम उस आईपीओ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अब ऑफ लेट बहुत सारे आईपीओ आए हैं, तो यहाँ पे आईपीओ हम कुछ उनके चार्ट देख लेते हैं या चार्टिंग हिस्ट्री देख लेते हैं कि प्रीवियसली आईपीओ ऐसे परफॉर्म किए हैं या नहीं किए हैं, जो थियोरी हमने डिस्कस की है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ही आईपीओ से आरती सरफेंट का आईपीओ आया था, अगर आप देखें तो आईपीओ आने के दिन से, लिस्टिंग के दिन से ये इसने लोअर सर्किट मारना स्टार्ट किया था, और लगभग लगभग 4 हफ्ते के बाद इसमें एक बेस बनने की शुरुआत हुई थी, और जो बेस लगभग 4 से 8 हफ्ते तक चला था और उसके बाद ब्रेकआउट आया था, तो इस स्टॉक ने काफी बेहतरीन रिटर्न दिए थे। तो ये हमारी थियोरी को प्रूव करता है कि कोई भी आईपीओ अगर आता है तो आईपीओ के पहले 4 से 5 दिन में जो भी मोमेंटम आपको मिल रहा है, पहले दिन से 5वें दिन के बीच में आप उसमें एग्जिट कीजिए, और उसके बाद बेस बनने का वेट कीजिए, क्योंकि बेस से ब्रेकआउट आने के बाद लगभग 25 से 100% तक की एक अपमूव आती है। अगले आईपीओ पे आए तो आदित्य बिरला सन लाइफ है, इसकी अभी बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, और इसमें भी वही चीज है कि आईपीओ आने के बाद से कंटिन्यूअस जो वैल्यूएशन कंपनी ने आईपीओ में डिसाइड की थी उससे कुछ अलग वैल्यूएशन मार्केट देता हुआ देखा है। तो जो बाकी इन्वेस्टर्स रह गए हैं जिनके पास होल्डिंग्स हैं, जो बहुत नेसेंट स्टेज पे हैं, जो मल्टीफोल्ड्स चल रही हैं, रिटर्न्स दे रही हैं, वो धीरे धीरे कैश आउट करते हुए दिख रहे हैं। तो अब इस स्टॉक में बड़ी रैली कब बनेगी? बड़ी रैली तब बनेगी जब ये अपना आईपीओ हाई क्रॉस करेगा 703 का। एक्रेलिक लिमिटेड का आया था, इसमें अगेन देखें आईपीओ आने के बाद इसमें बेस बहुत छोटे समय के लिए बना था, लगभग 3 हफ्तों के बेस के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद बहुत बेहतरीन रिटर्न देता हुआ दिखा है। इसमें सेकंड बेस भी बना था, और सेकंड बेस से जब ब्रेकआउट आया था तब भी वापस बहुत बेहतरीन रिटर्न आते हुए दिखे थे। रेयरली ऐसा होता है कि कंटिन्यूएशन मूव में थर्ड बेस के बाद ब्रेकआउट दे, क्योंकि जनरली थर्ड बेस में ब्रेकआउट फेल होते हैं और नीचे आते हैं। अगेन ये ट्रेड करने के लिए आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन की जानकारी होनी चाहिए, बट एक प्रिपरेशन एटलीस्ट रहेगी कि आईपीओ किस तरह से बिहेव करते हैं, तो आप एटलीस्ट एग्जिट ले सकते हैं सही समय पे, अगर री एंट्री नहीं भी मिलती है तो। अगेन प्राइस एक्शन पे हम आगे वेबिनार करेंगे, जहां पे हम ये भी बताएंगे कि प्राइस एक्शन को यूज करते हुए किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। आर्किड प्लाई का आईपीओ जब आया था, आर्किड प्लाई का आईपीओ में भी लगभग सिमिलर सिचुएशन थी, लिस्टिंग के बाद से कंटिन्यूअस सेलिंग रही है, और उसके बाद जब बेस बना के ब्रेकआउट दिया है तो इसमें काफी बेहतरीन रिटर्न मिलते हुए दिखे हैं। एमी ऑर्गेनिक्स ये बहुत बढ़िया स्टॉक था, आप देखिए पहले 5 दिन में जो भी मोमेंटम मिला था उसके बाद से धीरे धीरे मोमेंटम फेड होना स्टार्ट हुआ है, और अब बेस बनने के भी कोई इंडिकेशंस नहीं है। तो कई सारे ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं जिनमें लगभग 5 से 8 साल भी लग जाते हैं बेस बनने में, और उसके बाद ब्रेकआउट्स आते हैं। तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए कि अगर पहले 5वें दिन का हाई नहीं क्रॉस हो रहा है तो उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की कोई बहुत प्रोबेबिलिटी बहुत लो है कि वहां पे कोई रिटर्न्स निकलते हुए दिखेंगे। अनुपम रसायन, इसमें 2 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट बना था, और उसके बाद आप देखिए कितने बेहतरीन रिटर्न मिलते हुए दिखे हैं। अगेन एंटोनी वेस्ट, जैसा हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के हिसाब से वैल्यूएशन कुछ और थी और मार्केट के हिसाब से वैल्यूएशन कुछ और थी। लिस्टिंग के बाद से कंटिन्यूअस फॉल है, और आप देखिए लिस्टिंग के बाद से ऑलमोस्ट इसने अपना 50% हाई से वैल्यू खो दी है। स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करें, एक अच्छी कंपनी का स्टॉक जरूरी नहीं हो कि अच्छी प्राइस पे ही लिस्ट हुआ हो या अच्छी प्राइस पे आपको मिल रहा हो। तो कंपनी अच्छी हो सकती है, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम प्राइस हो सकता है ओवर वैल्यूड हो। एंटोनी वेस्ट, अगेन इसमें जैसा मेरा पुराना एक्सपीरियंस रहा है, इस तरह के स्टॉक्स जो लिस्टिंग के बाद लगभग 30-40% हाई से करेक्ट होना स्टार्ट होते हैं, तो उनमें बहुत समय लगता है बेस बनने में। अब इस स्टॉक में अगर मान के चलिए कि यहाँ से एटलीस्ट ये 2 साल का समय खाएगा, उसके बाद कहीं जाके इसमें बेस ब्रेकआउट होगा। तो जिसने भी आईपीओ में होल्ड करके रखा है, कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड करेंगे, 2 साल के लिए आप डेड मनी पे बैठे हैं। बारबेक्यू नेशन,
लिस्टिंग के तीसरे दिन मोमेंटम पीक हुआ, उसके बाद 4 से 5 हफ्ते लगे इसमें आईपीओ बेस बनने में, और उसके बाद आप देखिए बेस ब्रेकआउट आने के बाद अगर आप री इन्वेस्ट करने आए हैं तो बेहतरीन प्रॉफिट मिलती हुई दिखी है। बेक्टर फूड्स वन ऑफ द फेलियर, जो बहुत हाइप के बाद आया था कि फूड चेन्स हैं, जो ऑर्गेनाइज फूड चेन्स हैं, उनका बहुत बड़ा सप्लायर है, तो मार्केट एंथुजियाज्म का प्रमोटर्स ने और कंपनी ने फायदा उठाया और महंगे वैल्यूएशन पे शेयर सेल किया। और देखिए उसके बाद से, लिस्टिंग के बाद से एंकर इन्वेस्टर और बाकी इन्वेस्टर्स निकलते हुए दिखे हैं। तो अब इसमें वापस ट्रैक्शन और मोमेंटम तब आएगा जब ये 624 के ऊपर जाके सस्टेन करना चालू करेगा। बर्गर किंग जो सबसे फेमस आईपीओ आया था, लिस्टिंग के चौथे दिन जो मोमेंटम पीक बना, उसके बाद एक वापस से काफी डेप्थ आई और उतना ही शार्प बाउंस बैक था, जिसके बाद हायर लो की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुई है। तो ये भी ट्रायंगुलर पैटर्न में, इसमें भी बड़ा मोमेंटम तभी आएगा जब ये 214 के ऊपर जाके ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। कैम्स का आईपीओ था, लिस्टिंग के बाद तुरंत पहले दिन मोमेंटम पीक आउट होता हुआ दिखा है, उसके बाद 8 हफ्ते का बेस बना है और बेस ब्रेकआउट के बाद देखिए कभी इसने पीछे नहीं देखा है। तो बॉटम लाइन ये है कि जब तक आईपीओ हाइस क्रॉस नहीं होते हैं, उस स्टॉक में मल्टीफोल्ड रिटर्न आने की संभावना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहती है। कार्ट्रेड का आईपीओ, इसको हमने रेगुलरली मेंशन भी किया था कि पूरा ओएफएस के थ्रू आ रहा है, यानी प्रमोटर अपनी स्टेक को कैश आउट कर रहा है। तो इसको अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो भी बहुत एक आइडियल डिसीजन होगा कि अगर आप इसको अप्लाई नहीं करते हैं। और आप देखिए लिस्टिंग के दिन जो हाई बना था, वहां से ऑलमोस्ट 40% की यहाँ पे वैल्यू डिटोरेट हो चुकी है और अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड ही नहीं खत्म हुआ है। फॉरगेट अबाउट आईपीओ बेस बिल्डिंग। तो यहाँ से जब तक ये 1600 के ऊपर जाके ट्रेड करना नहीं स्टार्ट करता है, तब तक ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है। अगला आईपीओ अगर हम देखें तो केमकॉन था, इसमें भी सिमिलर स्टोरी है। आईपीओ के बाद से जो मोमेंटम पीक आउट हुआ है, ये बेस बनाने के फेस में, और ये बेस लगभग 2 से 2.5 साल चलेगा, क्योंकि इतनी शार्प फॉल के बाद जब बेसिस बनते हैं वो बेयर मिनिमम 2 साल उनकी एवरेज रेंज होती है। केम्प्लस सनमार, लिस्टिंग के बाद चौथे पांचवें दिन पीक बना, उसके बाद 4 हफ्ते में जब आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया, आप देखिए 3 दिन के अंदर बेहतरीन अपसाइड देता हुआ दिखा है, लगभग 7 दिन में 38% का रिटर्न। तो आईपीओ बेस ब्रेकआउट ट्रेड करना भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है, जहां पे 4 से 8 हफ्ते के बाद अगर आईपीओ बेस बना के ब्रेकआउट देना स्टार्ट कर रहा है तो उसमें लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करनी चाहिए। अगेन क्लीन साइंस आईपीओ के बाद जब एंकर इन्वेस्टर्स और बाकी जो प्लेयर्स थे वो निकले, उसके बाद जब बेस बना और बेस का ब्रेकआउट आया, आप देखिए इमीडिएटली ब्रेकआउट के बाद से 7 दिन में 30% का रिटर्न है। तो पिछले 2 आईपीओ में हम देख चुके हैं कि अगर बेस ब्रेकआउट के बाद आप बाई करते हैं तो 7 से 8 दिन में आपको एक एवरेज 20 to 25% रिटर्न मिलता है, और अगर 18 डेज देखें तो 38% के आसपास के रिटर्न थे। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, इसका आईपीओ बहुत हाइप में था, उसने बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे दिया था, इन्वेस्टर्स के लिए टेबल पे बहुत पैसा छोड़ा था, जो लिस्टिंग गेन में भी मिला था। और उसके बाद जब बेस ब्रेकआउट बना था, तो अगेन बेस ब्रेकआउट के बाद आप देखिए जिस दिन से ब्रेकआउट आया है, 12 दिन में 26% का रिटर्न, और एक थोड़ा सा समय देते इसको तो लगभग 50% का रिटर्न इन 36 डेज। ईज माई ट्रिप, ये भी बहुत अच्छा आईपीओ आया था, लिस्टिंग के बाद मोमेंटम टॉप होता हुआ देखा, उसके बाद लगभग 8 से 9 हफ्ते का जब बेस बना है, उसके बाद ब्रेकआउट आया है, तो इसने काफी मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दिए थे, लगभग 16 दिन में 103% का रिटर्न। और अगर थोड़ा सा लंबे समय के लिए अगर ब्रेकआउट के बाद रखा होता तो जो हाई बनता हुआ दिखा था वो 200% के आसपास का था 83 डेज में। इक्विटास बैंक का आईपीओ, इसमें बेस बनने का मौका नहीं मिला, ये एक यूनिकॉर्न था जो आईपीओ बनने के बाद लगभग 4 से 6 महीने चलता गया। एक्सारो टाइल्स, ये भी बहुत अच्छी कंपनी थी, ये भी एक यूनिकॉर्न था कि आईपीओ बेस ब्रेकआउट इसमें 5 से 8 दिन के बाद ही आ गया था। और अगर एक केवियट है इसमें, अगर बेस 2 हफ्ते से छोटा है और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिलता है, तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे 30-35% की रिटर्न 8 से 10 डेज में बहुत आराम से देखने के लिए मिलती है। ग्लैंड फार्मा का आईपीओ, लिस्टिंग के बाद मोमेंटम टॉप बनता हुआ दिखा, और उसके बाद लगभग 8 से 10 हफ्ते लगे बेस बनने में, बेस के ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और उसके बाद वापस से बेहतरीन अपसाइड देता हुआ दिखा है। तो ये थियरी जो हमने डिस्कस की थी कि आईपीओ को ट्रेड करने का एक तरीका, एक लिस्टिंग के चौथे से 5वें दिन के अंदर आप एग्जिट कीजिए, उसके बाद 4 से 8 हफ्ते का बेस बनता है, और बेस बनने के बाद जब ब्रेकआउट्स मिलते हैं तो काफी बढ़िया टारगेट्स मिलते हुए दिखते हैं। अब 2 स्टॉक में आपको दिखा देता हूं जहां आईपीओ के बेस का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। पहला है देवयानी, लिस्टिंग के बाद मोमेंटम टॉप होता हुआ दिखा है, उसके बाद 6 हफ्ते का बेस बना है, बेस के बाद ब्रेकआउट हुआ और कल फॉलो थ्रू मूव मिलता हुआ दिखा है। सेकंड बेस के बाद तो यहाँ से देवयानी में कोई भी डिप 154-155 तक आती है तो लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए, 195-200 तक के टारगेट्स रहेंगे। और दूसरा स्टॉक जो
आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट दे रहा है वो है जोमेटो का। जोमेटो में भी लगभग 6 से 8 हफ्ते का बेस बना है और उसके बाद कल ब्रेकआउट आता हुआ देखा है। रिजल्ट्स काफी अच्छे थे और ग्रोथ जो कंपनी ने डिस्कस की थी वो भी बहुत अच्छी थी। और जैसा हमने अभी तक देखा है कि 8 हफ्ते के बाद जब ब्रेकआउट आता है तो लगभग 8 से 10 दिन में 25-30% के रिटर्न्स आते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर होल्ड करते हैं तो 100 से 200% तक के रिटर्न्स भी आते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि जोमेटो आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट के लिए मैंने डिलीवरी बेसिस पे लॉन्ग्स इनिशिएट किए हैं, जहां टारगेट में मान के चल रहा हूँ कि 195 से 240 के बीच में रहेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई क्वेश्चंस हो तो ले सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन राउंड की तरफ। तो सर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बेसिकली अभी जैसे कि हम देख रहे हैं मार्केट में बहुत सारे आईपीओ लॉन्च हो रहे हैं और ऐसी बहुत सारी कंपनीज लॉन्च कर रही हैं आईपीओ को जो लॉस फेस कर रही हैं। तो क्या ये रिस्की है इन्वेस्टर्स के लिए उस आईपीओ को सब्सक्राइब करना? देखिए, वापस से ट्री की एनालॉजी पे पहुंचे तो जो लॉसेस हैं अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें उनको तो कंपनी उस स्टेज पे आई है जहां अब पेड़ पे फल आना स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगले 1 से 2 क्वार्टर के बाद जब उस फल को बेचेंगे तो प्रॉफिट्स और रेवेन्यू स्ट्रीम आना स्टार्ट होगी। तो कई कंपनी प्रॉफिट आने के बाद आईपीओ लेके आती हैं, कई कंपनी ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेक इवन आईपीओ लेके आते हैं। अगर आप रिसेंट एग्जांपल देखें तो देवयानी का था, ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकआउट थी जब इस कंपनी ने अपना आईपीओ लेके आया और इसी क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आए हैं लॉस से कंपनी काफी अच्छे प्रॉफिट में आई है, 400 करोड़ लगभग का प्रॉफिट आया है। तो ये किस स्टेज पे आके आईपीओ आ रहा है ये अगर आप डीआरएचपी पढ़ेंगे तो वहां पे जाके क्लियर होता है कि ये ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेक इवन है या ब्रेक इवन कर चुकी है, प्रॉफिट में आ चुकी है। तो जो भी कंपनी ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेक इवन है वहां पे जब आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट्स आते हैं और साथ में कैटलिस्ट आता है प्रॉफिट्स के तौर पे, वहां पे एक बड़ी मूव आती हुई दिखती है जो समवेयर अराउंड 100 से 300% की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेरी आ रही है सर, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने न्यू को विस्तार में अप्लाई किया था और उनको काफी अच्छी मतलब लिस्टिंग भी मिली थी, मतलब अलॉटमेंट हुआ था उस आईपीओ का। बट जब से न्यू को विस्तार लिस्ट हुआ है वो नीचे ही खुला था। तो ऐसे में क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? उस स्टॉक को कब तक होल्ड करके रखना चाहिए, कब वो प्रॉफिट देगा उनको? देखिए, आईपीओ जैसा भी हमने देखा कि कई सारे आईपीओ एंटनी वेस्ट का एक वापस एग्जांपल ले लेते हैं। लिस्टिंग होने के बाद जब फॉल आई, अब यहाँ पे आईपीओ बेस बनना स्टार्ट होगा और जब तक ये बेस क्रॉस नहीं होता है तब तक इसमें कोई मोमेंटम आता हुआ नहीं दिखेगा। तो सिमिलर सिचुएशन नुवोको में है। कंपनी अच्छी है बट ओवर वैल्यूड थी, लिस्टिंग गेन्स आपको मिली, वहां से आपने एग्जिट किया। अब एक बार के लिए स्टॉक को आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं 578 के ऊपर। जैसे ही कंसोलिडेशन के बाद बेस ब्रेकआउट आता है उसके बाद आप री एंटर करेंगे। अब ये बेस ब्रेकआउट अगले 3 हफ्ते में आता है कि अगले 3 साल में आता है ये कहना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब भी आएगा तो अगर बहुत लंबे समय के बाद आएगा तो उतना ही लंबा अपसाइड देगा, कम समय में आएगा तो टाइम ऑफ कंसोलिडेशन जो बेस का टाइम होगा उस हिसाब से प्राइस की एप्रिसिएशन होगी। तो अगर 3 हफ्ते में 4 हफ्ते में इसका ब्रेकआउट आता है तो हम टारगेट 30-40% का पकड़ के चलेंगे। अगर 3 से 5 साल तक ये बेस बना के उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो हम टारगेट्स मान के चलिए कि 300-400% के पकड़ के चलेंगे। तो बेस कितना बड़ा बनता है उस पे ये डिपेंड करता है कि ब्रेकआउट कितना बड़ा आएगा। सर आपके हिसाब से करंट आईपीओ लैंडस्केप क्या होगा एंड साथ साथ कैसे मार्केट कंडीशन आईपीओ को इन्फ्लुएंस करते हुए दिखाई देंगे हमें? देखिए, मार्केट में जिस हिसाब की लिक्विडिटी है और अगर इसको आप म्यूचुअल फंड से इंटर रिलेट करें तो जिस हिसाब से एसआईपी बुक्स ग्रो हो रही हैं, 10,000 करोड़ की ऑर्डर बुक अभी करंट पे है और इस साल का ईयर एंड के टारगेट्स जो एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लेके चल रही है वो समवेयर अराउंड 25 to 35% की ग्रोथ है। तो 10,000 करोड़ से हम समवेयर अराउंड 12,500 से 13,000 करोड़ के बड़े कैपिटल पे बैठेंगे। जो मंथली इन्फ्लोज आएगा जिसने एफआईआई की जो डोमिनेंस थी उसको ऑलमोस्ट हम ओवर पावर करने लगे हैं। अभी तक हम चैलेंज करते थे, अब हम उसको ओवर पावर करने लगे हैं। तो ये दिखाता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत है और जिस हिसाब का बुल मार्केट चला है नए इन्वेस्टर्स आईपीओ के माध्यम से ही मार्केट में जनरली एंटर करते हैं। तो आईपीओ इस समय एक बूम फेज में है और ये अगले 1 से 2 साल बेयर मिनिमम चले। अगर मैं पेसिमिस्टिक टाइम हॉरिजन की बात करूं तो अगले 2 साल तक बहुत बेहतरीन कंपनीज के आईपीओ आएंगे। अब ये आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि लॉस मेकिंग कंपनी है तो वहां पे अगेन मैं वही जो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि लॉस मेकिंग देखने की जगह किस फेस में वो कंपनी है वो देखिए कि क्या वर्ज ऑफ ब्रेक इवन है। अगर है तो गो अहेड इन्वेस्ट कीजिए, आईपीओ के लिस्टिंग पे उसको बुक कीजिए, 4 से 8 हफ्ते का वेट कीजिए। अगर बेस बन के ब्रेकआउट मिल रहा है तो वापस से री एंट्री कीजिए, नहीं बन रहा है तो जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है आईपीओ हाइस का तब तक उस स्टॉक को अवॉइड करके चलिए। सर एज अ बिगनर अगर मैं स्टॉक मार्केट में एंट्री करूं और आईपीओ के साथ एंट्री करूं
तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए आईपीओ को बिड करते वक्त, एंड साथ ही साथ कितना प्रॉफिट वो हमें देगा, और बिगिनर्स के लिए क्या ये सही है पैटर्न चूज करना? देखिए, बिगनर्स को हमेशा आईपीओज के स्टार्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड और आईपीओज एक स्टेपिंग स्टोन होता है आपका स्टॉक मार्केट में। जो डीआरएचपी जिसको हम कहते हैं, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस, उसको बहुत ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कंपनी की बहुत सारी ऐसी माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जो जनरली रिसर्च रिपोर्ट्स में आदमी कवर नहीं कर पाता है। तो अगर आपको बहुत डिटेल में उस कंपनी की एनालिसिस करनी है तो डीआरएचपी पढ़िए, क्योंकि कोई भी एनालिसिस बनाएगा तो वो डीआरएचपी में से मेन पॉइंट्स जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। उतनी डिटेल वो भले पढ़ाओ लेकिन आप तक कन्वे नहीं करेगा। तो अगर आपको बहुत माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स में कंपनी को स्टडी करना है, जो कि करना भी चाहिए अगर आप इनिशियल स्टेजेस में है, तो ये आपका एक मार्केट के प्रति जो नॉलेज है वो इंक्रीज करेगा, ताकि जब लिस्टेड कंपनीज को आप एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे तो वहां से, क्योंकि मैंने जब डीआरएचपी पढ़ना चालू किया था तो बहुत बोरिंग काम लगता था, लेकिन वो डीआरएचपी का एक्सपीरियंस है जो आज किसी भी लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस खोलते हैं तो 2 सेकंड लगता है एनालाइज करने में कि ये वर्थ है आगे एनालिसिस करने की या नहीं। 2 सेकंड में हम ये एनालाइज नहीं कर पाते कंपनी अच्छी है या खराब है, ये पता लग जाता है कि आगे इसमें वर्थ है आगे एनालाइज करने का या नहीं करने का। उसके बाद फिर डीपर एनालिसिस में जाने के बाद पता चलता है कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो डीआरएचपी पढ़ने का अगर आप एक्सपीरियंस अभी से गेन करते हैं, और पहले आईपीओस कम आते थे, अभी ऑफ लेट बहुत सारे आईपीओस आ रहे हैं, और पाइपलाइन अगर अगले 2 साल की देखें तो बहुत बड़ी है। तो इतने आपको डीआरएचपी पढ़ने के लिए मिलेंगे कि आपकी जो फंडामेंटल्स की नॉलेज है वो बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर व्यूज ऑन मार्केट आउटलुक एंड कैसे आप ट्रेड करें आईपीओ को इस पे। थैंक यू। Thank you all the traders and investors for joining this live session on Facebook, YouTube and Zoom application. Hopefully ये टॉपिक आप सभी को ट्रेड सेटअप में हेल्प करेगा। Thank you all and have a very cheerful trading to all.